नमस्कार। कभी सोचा है कि पैसे कमाने और उसे संभालने में आपकी गणित की समझ या बाजार का ज्ञान शायद उतना जरूरी नहीं है जितना आपका अपना स्वभाव है, आपकी भावनाएं हैं। थोड़ा अजीब है ना? हाँ, सुनने में तो थोड़ा उल्टा लगता है। पर आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हम्म। आज की हमारी चर्चा मॉर्गन हाउसेल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसके कुछ खास विचारों पर आधारित है। जी। हमारे पास किताब के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि पैसे को लेकर हमारी जो सोच है, जो सच कहूं तो अक्सर तर्क से ज्यादा भावनाओं पर चलती है, वो हमारी आर्थिक कामयाबी पर कैसे असर डालती है। मतलब ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। हम बात करेंगे कि क्यों पैसे के मामले में हमारा व्यवहार, मतलब हम करते क्या है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर कैसे सब्र रखने से पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। और ये कैसे तय करें कि भाई कितना पैसा काफी है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। असली दौलत क्या है, और हाँ, हमारी जिंदगी में किस्मत और जोखिम का क्या रोल है। तो सबसे पहली बात, और शायद सबसे जरूरी भी, पैसे में सफलता इस पर कम निर्भर करती है कि आप कितना जानते हैं, और ज्यादा इस पर कि आप करते क्या हैं। बिल्कुल। आपकी बचत की आदतें, आप खर्च कैसे करते हैं, निवेश कहाँ करते हैं, ये सब किसी भारी भरकम आर्थिक सिद्धांत से ज्यादा जरूरी हो सकता है। और एक और दिलचस्प बात ये भी है कि हम सब, मतलब अपने अतीत के अनुभवों से, अपनी सोच से, यहाँ तक कि अपने अहंकार से भी प्रभावित होते हैं जब पैसे से जुड़ा कोई फैसला लेते हैं। सही। हमें लगता है हम बड़े लॉजिकल हैं, पर शायद हमेशा नहीं होते हैं ना। हाँ, और ये वाकई में एक गहरी बात है कि व्यवहार ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, हम सब सोचना पसंद करते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, खासकर जब पैसे की बात आती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन असलियत यह है कि डर, लालच, दूसरों से तुलना करना, सामाजिक दबाव, ये सारी भावनाएं अक्सर हमारे फैसलों पर हावी हो जाती हैं। आप दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जानते हो, मान लीजिए, पर अगर बाजार गिरने पर आप डर के मारे सब बेच दें, तो उस ज्ञान का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जीरो। बिल्कुल। इसलिए सिर्फ जानना काफी नहीं है, अपने अंदर की इन भावनाओं और व्यवहारों को पहचानना और उन्हें संभालना, वो ज्यादा जरूरी है। ये एक तरह से अपने ही मन के साथ कुश्ती लड़ने जैसा है। अपने ही मन से कुश्ती, वाह, ये बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक और अहम पहलू की तरफ ले जाता है, लंबे समय का नजरिया रखना, मतलब कंपाउंडिंग और धैर्य। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, ये कंपाउंडिंग वाला आइडिया बहुत पावरफुल है ना? कंपाउंडिंग की ताकत तो गजब की है, पर इसका असर दिखने में वक्त लगता है। ये कोई फटाफट अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है। वॉरेन हॉस्वेल कहते हैं कि कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है तो बाजार के उतार चढ़ाव में टिके रहना सीखना होगा। यही मुश्किल है। हाँ, कई लोग यही गलती करते हैं। थोड़ी सी घबराहट हुई और निवेश रोक दिया या बेच दिया, खासकर जब बाजार नीचे जा रहा हो। जबकि असल में सब्र रखना और चीजों को वक्त देना ही सबसे जरूरी है। कंपाउंडिंग को ऐसे समझ सकते हैं जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है। अच्छा। शुरू में वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना? लेकिन जैसे जैसे नीचे जाता है वो और ज्यादा बर्फ लपेटता जाता है और बहुत तेजी से विशाल हो जाता है। हाँ। पैसा भी कुछ ऐसे ही बढ़ता है अगर उसे लंबे समय तक शांति से बढ़ने दिया जाए। लेकिन यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक चुनौती आती है जिसकी हम बात कर रहे थे। चुनौती? किस तरह की चुनौती आप कह रहे हैं? चुनौती है धैर्य बनाए रखने की। देखिए, रोज रोज अपने पैसे को ऊपर नीचे होते देखना आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बाजार गिरता है तो डर लगना स्वाभाविक है, और उस डर में लोग अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे नुकसान में बेच देना। हाँ, सबसे आम गलती। इससे वो कंपाउंडिंग की पूरी प्रक्रिया को ही एक तरह से तोड़ देते हैं। तो ये फिर से उसी पहली बात पर आ जाता है, व्यवहार। जानना कि कंपाउंडिंग काम करती है एक बात है, लेकिन डर और अनिश्चितता के बावजूद टिके रहने का संयम दिखाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। सही। और हाउसेल ये भी कहते हैं कि निवेश में अच्छे रिटर्न पाने की एक कीमत होती है। कीमत? कैसी कीमत? मतलब ब्याज या टैक्स की तरह? नहीं, वो वाली कीमत नहीं। ये कीमत है अनिश्चितता झेलना, शक को झेलना, बाजार का उतार चढ़ाव देखना और चिंता करना।
हाँ। ये सब झेलने की इच्छा रखना या झेल पाना, यही वो कीमत है जो लंबे समय में अच्छे रिटर्न के लिए चुकानी पड़ती है। जो एक कीमत चुकाने को तैयार नहीं, उसे शायद औसत रिटर्न से ही संतोष करना पड़ता है। ये कीमत चुकाने वाली बात तो सोचने पर मजबूर करती है, वाकई। और यहीं से एक और सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। कि हमें कितना पैसा चाहिए, मतलब पर्याप्त कितना होता है? हाँ, ये $1 मिलियन सवाल है शायद। हाउसन कहते हैं कि सबसे मुश्किल आर्थिक हुनर है अपनी इच्छाओं की गोल पोस्ट को आगे खिसकने से रोकना। बिल्कुल। जैसे ही थोड़ी कमाई बढ़ती है, खर्चे बढ़ जाते हैं और हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। अरे उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? ये तुलना वाला चक्कर। तो फिर पर्याप्त कैसे तय हो? इसका मतलब शायद यही है कि हमें बैठकर ये सोचना होगा कि हमारी अपनी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी अपनी खुशियां किन चीज़ों में हैं, बजाय इसके कि पड़ोसी क्या कर रहा है। सही। और यहीं पर हाउसल अमीर दिखने और असल में धनवान होने का फर्क समझाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। अमीर दिखना मतलब महंगी गाड़ी, बड़ा घर, यानी वो पैसा जो दिख रहा है, खर्च हो रहा है। लेकिन धनवान होना मतलब वो पैसा जो आपने बचाया है, निवेश किया है, जो शायद दिखता नहीं। बिल्कुल, वो आपकी बैलेंस शीट में है, सड़क पे नहीं। हाँ, और इसमें एक विरोधाभास भी है, जैसा हाउसल कहते हैं कि लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, असल में अपने पास कम पैसा रखने का सबसे तेज तरीका है। ये तो बहुत सटीक है। ये तो एक तरह का जाल हुआ ना फिर। बिल्कुल, ये एक सामाजिक जाल है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया से लेकर विज्ञापन तक सब हमें लगातार दूसरों से तुलना करने और ज्यादा से ज्यादा चीजें पाने के लिए उकसाते हैं। हाँ, हर तरफ से। इस माहौल में अपने लिए पर्याप्त की एक निजी अंदरूनी परिभाषा बनाना बहुत जरूरी है। ये परिभाषा बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी जरूरतों, मूल्यों और जिंदगी के लक्ष्यों पर टिकी होनी चाहिए। और जानते हैं पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं? क्या है वो? मुझे लगता है ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि बस चीजें खरीद पाना। नहीं, वो तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा फायदा है अपने वक्त पर कंट्रोल होना। अपने वक्त पर कंट्रोल मतलब जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है, और जरूरी नहीं कि आप अरबपति हो, बस जरूरत से थोड़ा ज्यादा हो, तो आप वो काम चुन सकते हैं जो आप वाकई करना चाहते हैं। अच्छा। आप बुरे वक्त का सामना ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। आप बिना किसी मजबूरी के ना कह सकते हैं। हाँ, ये ना कह पाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये आजादी, ये विकल्प चुनने की क्षमता और जिंदगी में कम तनाव, यही पैसे का असली नाम है, ना कि सिर्फ महंगी चीजें। सोचिए, अपनी सुबह कैसे बितानी है ये तय करने की आजादी, इससे ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? अपने वक्त पर कंट्रोल, ये वाकई सोचने लायक बात है। महंगी चीजों से ज्यादा कीमती है अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी से जीने की आजादी। अच्छा, अब एक और जरूरी पहलू पर आते हैं, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। किस्मत, जोखिम और विनम्रता। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाउसर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आर्थिक सफलता या असफलता सिर्फ हमारी मेहनत या अक्ल का नतीजा नहीं होती। सही। इसमें किस्मत और जोखिम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, ऐसी चीजें जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कामयाब हों तो थोड़ा विनम्र रहें, ये माने कि शायद अच्छी किस्मत ने भी साथ दिया। हाँ, थोड़ा शुक्रगुजार होना। और जब हम या कोई और नाकामयाब हों तो थोड़ी हमदर्दी रखें, ये समझें कि शायद बुरी किस्मत आड़े आ गई। बिल्कुल, दूसरों को जज करने से पहले। इसी सोच से एक और जरूरी आइडिया निकलता है, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब हमेशा थोड़ी गुंजाइश लेकर चलना। हाँ, और ये सुरक्षा का मार्जिन सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये सोचने के तरीके के लिए भी है। अच्छा, कैसे? ये मानना कि भविष्य अनिश्चित है, चीजें हमेशा वैसी नहीं होंगी जैसी हमने सोची हैं, तो प्लानिंग करते वक्त थोड़ी गुंजाइश रखना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर आपको लगता है कि किसी काम के लिए 10 लाख रुपए काफी होंगे, तो शायद 12 लाख का इंतजाम करके चलना ज्यादा समझदारी है। ये अतिरिक्त 2 लाख आपका सुरक्षा का मार्जिन है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। ये हमें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से बचाता है, ओवर कॉन्फिडेंस से। लेकिन क्या किस्मत और जोखिम को मानना हमें थोड़ा निष्क्रिय नहीं बना देता कि चलो भाई जो होना है होकर रहेगा, हम क्या करें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से ये हमें ज्यादा यथार्थवादी बनाता है, ज्यादा प्रैक्टिकल। अच्छा। देखिए, जब हम मानते हैं कि सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में है, तो हम बेवजह के खतरे उठाते हैं, और जब कुछ गलत होता है तो हम सिर्फ खुद को ही दोष देते रह जाते हैं या निराश हो जाते हैं। हाँ, ये होता है। किस्मत और जोखिम को स्वीकार करने का मतलब है कि आप अपना बेस्ट करें, अपनी पूरी कोशिश करें,
लेकिन साथ ही इस बात के लिए भी तैयार रहे कि चीजें प्लान के मुताबिक नहीं भी जा सकती। ये आपको सफलता में ज्यादा विनम्र और असफलता में ज्यादा मजबूत बनाता है। ये एक तरह से अनिश्चितता के लिए मानसिक तैयारी है। सही बात है। और ये एक जरूरी सवाल उठाता है, हम इस अनिश्चितता को जानते हुए भी अपने फैसले कैसे लेते हैं, अपनी योजनाएं कैसे बनाते हैं। तो आज हमने काफी कुछ खंगाला है। अगर मैं सार निकालने की कोशिश करूं तो शायद यही कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का मामला है। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं, ये सब हमारी आर्थिक जिंदगी को शक्ल देते हैं। बिल्कुल सही। जैसा कि स्रोत बार बार इशारा करते हैं, और ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, आर्थिक नतीजे आपकी गणित की समझ से ज्यादा आपके मनोविज्ञान पर निर्भर करते हैं। ये एक लाइन ही बहुत कुछ कह जाती है। हाँ, और ये जानकारी, ये समझ हमारे द लर्नर जैसे श्रोताओं के लिए क्यों जरूरी है? मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि ये हमें ताकत देती है। कैसे? ये इस बात पे जोर देती है कि हमें कोई बहुत बड़ा आर्थिक गुरु बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है खुद को समझने की, अपनी भावनाओं और आदतों को बेहतर तरीके से जानने की। और ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में ज्यादा हैं, है ना? हाँ, बजाय पूरी दुनिया की इकोनॉमी को समझने के। हाँ, ये एक बहुत ही सशक्त बनाने वाला विचार है। ये हमें अपने आर्थिक फैसलों और लक्ष्यों को एक ज्यादा मानवीय नजरिए से देखने में मदद करता है। मानवीय नजरिया, हाँ, ये याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारे अपने पूर्वाग्रह हैं, और हमारी आर्थिक योजनाएं इस सच्चाई को ध्यान में रखकर बननी चाहिए, न कि किसी काल्पनिक एकदम तर्कसंगत इंसान के लिए। बिल्कुल सही कहा। और अब जैसा हमारा रिवाज है, जाने से पहले एक सवाल श्रोता